संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की रसमंच योजना के अंतर्गत रंग संगम संस्था लखनऊ आज नाटक प्रस्तुत करने जा रही है एक बूंद, जिसके लेखक और निर्देशक हैं शुभम पांडे। किसी एक आदमी ने ताली बजाई थी, बहुत अच्छा काम उसने शुरू किया था, ताली बजा रहा था। अब लग रहा है कि एक बूंद जैसी ही ताली बजी है। चलिए एक बूंद से ही बात कर लेते हैं। देखिए ये मौसम जो है, ये जो समय है, इस समय एक की बड़ी खास महत्ता है। हमारे देश में जो मौसम चल रहा है वो भी, और जो दुनिया में जो मौसम इस समय चल रहा है उसमें भी। दुनिया में मौसम तो गर्मी का चल रहा है, उसमें बूंद, एक बूंद कितनी प्रमुख होती है ये आप सब जानते हैं। कि किसी ने कहा है कि एक बूंद को तरस गया मेरा शहर, एक बूंद को तरस गया मेरा शहर, और बेईमान बादल हवा का आंचल पकड़ कर निकल गया। अब एक बूंद जैसी ताली ना बजाइए, क्योंकि अब समंदर वाली बात क्या है। जिनके लिए जिनकी एक बूंद भी प्यास नहीं, जिनकी एक बूंद भी प्यास नहीं, उनके लिए समंदर भी कुछ खास नहीं। और अब देश की बात है कि इस समय एक का कितना महत्व है। आप जान ही रहे देश में इस वक्त क्या चल रहा है। एक का खास महत्व इसलिए भी है कि हमारे देश में या दुनिया में कई उदाहरण हैं उस एक वोट से 13 महीने एक सरकार के बाद किसकी सरकार नहीं थी आप लोग जानते हैं। और केवल वही नहीं, एक मत से ही जेडीएस कृष्णमूर्ति विधायक बनने से रह गए थे कर्नाटक के उसमें। ये तो अपने देश और भी इसमें कई है, कल्याण सिंह जी का भी है और पीयूषी का भी हिस्सा है एक से ही। लेकिन ये दुनिया में एक की बड़ी महत्व रही है। 1800 शायद जहाँ तक याद आता है 27 या 77 है, याद नहीं इस वक्त, फ्रांस में ने ये कहा कि अब हम राजशाही त्यागेंगे। वहाँ लुइस चलते थे, लुइस 14, 15, 16, 17, 18 राजा, जैसे रोमन उसमें टॉलमी चलता था और फ्रांस में लुइस का संबोधन चलता था। तो ये हुआ कि अब राजशाही हम त्यागेंगे। मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा बात करिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम राजशाही हमको त्यागनी चाहिए और लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उस पर वोटिंग थी फ्रांस में, और वो एक वोट था जिससे ये तय हुआ कि हम राजशाही अब त्यागेंगे और लोकतंत्र से हम फ्रांस को चलाएंगे। एक वोट था वो। दूसरी भी घटना भी आप लोग सुन रहे, अच्छे से बता रहा हूँ। अमेरिका की इंग्लिश पे बड़ी बात होती है, अमेरिका अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। 1910 के आसपास की बात है। एक वोटिंग हुई और ये हुआ कि जर्मन भाषा बनेगी और अंग्रेजी को भी भाषा बनाने के लोग पक्ष में थे। एक वोट था जिसने कहा कि नहीं, अंग्रेजी भाषा रहेगी, अमेरिका में अंग्रेजी वैसे है। दूसरी एक की खास बात, तीसरी एक की बात बता दो फिर मुद्दे पे आते हैं। तीसरी बार एक खास कब होता है कि जब एडोल्फ हिटलर बनता है, नाजी पार्टी का चीफ बनता है, तो एक वोट है जो हिटलर को जिता देता है, और हिटलर ने बाद में कितना बड़ा नाम उसका वो आप सब जानते हैं। तो ये बातें अगर बढ़िया लगी हो तो एक ताली बनती है। और बूंद की खास बात क्या होती है कि अगर कोई कथा, किस्सा, उसका मतलब कुछ भी हो, वो चाहे मॉरल बूस्ट करने की कथा हो, लेकिन वो कथा सबको पता है कि एक बार एक चिड़िया नाराज हो गई थी समंदर से, तो उसने अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी निकालकर प्रण किया कि मैं समंदर खाली कर दूंगा। तो वो मॉरल की स्टोरी, लेकिन एक बूंद का जेस्चर हमको पता चलता है। ओस की सवेरे की पहली बूंद केवल होती है ओस, और कितनी अच्छी लगती है। समंदर एक बार फिर भी डरा देता है, लेकिन ओस की एक बूंद कितनी प्यारी लगती है। तो खैर आइए आगे चलते हैं। और आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो दोनों लोग बहुत खास हैं। राजेश अहिरवाला जी
सहायक निर्देशक संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश। लेकिन ये इनका एक पद का परिचय है। इनका दूसरा परिचय है, खास बात ये होती है कि सभी अधिकारी होते हैं, सबको अच्छी नौकरियां मिलती हैं, सब अपनी नौकरी का निर्वहन भी अच्छे से करते हैं, लेकिन जो नौकरी से बढ़कर नौकरी करते हैं वो केवल नौकरी पैसे के लिए नहीं कर रहे होते, अपने मन के लिए नौकरी कर रहे हैं। कवि भी होते हैं, वो साहित्यकार भी होते हैं, और ठीक है मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस नौकरी में ये करने का अवसर मिल रहा है और इसको मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, ये रखना दूसरी बात है। इसीलिए उन अफसरों के नाम हो जाते हैं कि भाई वो थे, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया था। मैं अंशु दीक्षित जी बोलने जा रहा था, इसीलिए मुझे एकदम से याद आया। अनुज दीक्षित जी, अनुज दीक्षित जी आप भी सहायक निदेशक हैं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में। इनकी भी खास बात क्या है कि वैसे तो ना जाने कितने लोग एड्स के नुक्कड़ करा रहे हैं और बाकी आयोजन कर रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन इनका खास एक मिशन ये है कि एड्स में रोगी बढ़ने नहीं है, कम होने चाहिए। और ये एक बात खास कहते हैं कि जिस दिन रोगी बढ़ जाते हैं, मुझे खबर पता चलती है तो मुझे लगता है शायद अभी मैं कुछ हार रहा हूँ, मुझे इस पर और अच्छा काम करना है। राजेश अहिरवार जी का भी खास ये है कि साहित्यकार भी हैं, प्रचारक भी हैं, और अपने आप में एक इनका व्यक्तित्व है जो सौम्य भी है, और खुद तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर अच्छा आयोजन करके उस सरकारी पद पर मैं पहुंच जाऊं, चाहे ऑन डेपुटेशन ही जाऊं। बीएनए में भी बहुत दिन रहे, बीएनए को एक नई तरीके से काम करने की कोशिश राजेश अहिरवार जी ने की थी। और अब खैर सरकारी महकमे में तो होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो आइए एक तीली उठाते हैं और उसके आगे की गंधक को एक चिनगारी लेते हैं और एक जो मोमबत्ती है उसमें उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद 5 दीपकों को जलाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा शुभम पांडे जी से कि हमारे दोनों अतिथियों को मंच पर लेके आए और दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें। हाँ मनीषा आप बोलिए। सेंट्रल स्टेज में मेरे दोनों अतिथि आ जाए। आप लोग सेंट्रल स्टेज पे, राजेश जी आप लोग सेंट्रल स्टेज पर आइए। हाँ आप भी सेंट्रल स्टेज। मैं शुभम से कहूँगा कि सबसे पहले राजेश जी का सम्मान विधिवत प्रतीक चिन्ह से उनका अभिनंदन करें। राजेश जी का प्रतीक चिन्ह और और मैं संस्था के अध्यक्ष राजीव पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि अनुज जी का विधिवत सम्मान और स्वागत।
देखिए खास बात तो होती है कि हम अभी इतनी देर से एक एक की बात, सर अभी 2 मिनट रहिएगा राजा जी, 2 मिनट अच्छा रहिए मुझे, हाँ चाहे तो 2 मिनट हो गया रख दीजिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो हमारे अतिथि होते हैं उनसे 2 शब्द के लिए, कभी भी एक के लिए नहीं कहते हैं। 2 शब्द इसलिए कहते हैं कि 2 से जुड़ती हुई गिनती मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। जहाँ 1 से 1 जुड़ता है 2 होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो हमारे जो अतिथि होते हैं कई शब्द बोलते हैं। तो अजय जी से अनुरोध है क्योंकि वो साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं कि 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गयो ना मोती मानस टून। और पानी के बिना तो इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो जो फिल्म जी ने कथानक चुना है बहुत उम्दा चुना है और आज समय की मांग है। इस कथानक के साथ कितना अन्याय और कहाँ तक इसकी सिद्धि पहुँचेगी या पूरी दर्शक जन इसकी प्रस्तुति के बाद तय करेंगे। तो उसके पहले समीक्षा करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक 2 शब्दों की बात है तो हमारे जितना हिंदी पट्टी का रंगमंच है वो गुजराती मराठी रंगमंच की भांति उसका स्वरूप नहीं है। और इस रंगमंच को शुभम जैसे उभरते हुए कलाकार, प्रतिष्ठित कलाकार, उन्होंने इसकी बानगी को जो बनाए रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ थिएटर का स्वरूप ऐसा नहीं है कि थिएटर करके केवल कोई कलाकार अपनी आजीविका चला सके। वो एक पेशेवर अधिवक्ता हैं और उसके बाद वो इतने रचनात्मकता के साथ, इतने समर्पण के साथ रंगमंच कर्म में समर्पित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हमारे पास पहली बार आए थे किसी काम के सिलसिले में तो और सबसे अच्छा जो उनका लगा था वो समर्पण ही था। और उसके बाद फिर आके सर आपने वो काम करवा दिया, हम ऐसा एक काम करने जा रहे हैं और ये उसी का संयोग है कि ऐसा होने जा रहा है। तो उनका ये डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा। हमारी हिंदी पट्टी का जितना भी रंगमंच है उस रंगमंच को बनाए रखने में ऐसे पेशेवर और ऐसे समर्पित अभिनेताओं का, कलाकारों का, रंगकर्मियों का, नाटककारों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने रंगमंच को आजीविका के लिए नहीं, रंगमंच को अपनी खुशी के लिए, रंगमंच को जीवंत रखने के लिए, रंगमंच के माध्यम से अपनी बात को कहने का एक माध्यम बनाया है। रंगमंच केवल संवादों को अदा करने का मंच मात्र नहीं है। जब दुनिया में ऑडियो विजुअल का जो पहला मीडियम था वो रंगमंच था। और रंगमंच का आरंभ तब से होता है जब से होलिस्टिक हिस्ट्री, जब मानवीय सभ्यता अपने विकास के दौर में थी, जिस समय मानव के 3 ही काम हुआ करते थे, शिकार, भोजन और वंशावृद्धि। उस समय एक प्रथा देखने को मिलती है, प्रथा कहें या जैसा कि बना है कि उसमें 2 ग्रुप हुआ करते थे। ये नाटक की स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है जो नाटक के विद्यार्थी होंगे बेहतर समझेंगे कि एक दल होता था शिकार करने जाया करता था और एक दल जो होता था जिसमें अमूमन महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, वो घर पर रहते थे। जब वो शिकार करके आते थे तब तक आग की खोज हो चुकी थी। तो फिर जब आने के बाद जब उसको पकाया, जब उसको भुना जाता था या जो भी व्हाटएवर, तो जो एक दूसरा पक्ष हुआ करता था तो उसका पूरा वो एक्ट करके दिखाया करता था कि उसने कैसे कैसे इसका शिकार किया। तो रंगमंच की शुरुआत तब से मानी जाती है, लेकिन इसके कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते कि हम उसको रंगमंच कहें। लेकिन वो अस्तित्व में कैसे आया उसकी शुरुआत वहाँ से देखने को मिलती है। हमारे यहाँ वैदिक कालीन से और विश्व की बात करें तो मिस्र सभ्यता से, क्योंकि उनके पास उनके बने हुए सभागार इसके पुख्ता प्रमाण है। और हमारे यहाँ तो उसका सबसे बड़ा शास्त्र लिखा गया है नाट्यशास्त्र, जिसको पाटली वेद की संज्ञा दी गई है। और नाट्यशास्त्र केवल नाट्य का शास्त्र नहीं है, हमारे क्या संसार में जितनी कलाएं, उन कलाओं का कैसे निष्पादन है, कैसे वो जन के लिए उपयोगी हैं और कैसे हम मानव जीवन में लोग जन को कैसे उसके माध्यम से हम शिक्षित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर शास्त्र है। और ऐसा शास्त्र केवल भारत में निष्पादित हुआ, ये बहुत गौरव की बात है।
और जैसा कि आज एक उभरती हुई अभिनेत्री का सम्मान करने जा रहे हैं, तो हम अगली पीढ़ी को भी तैयार करें, ये भी इनमें सोच है, ये भी और अच्छी बात है। इसके लिए भी साधुवाद करते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम तैयार नहीं करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को जीवंत नहीं रख सकते। देखिए, आज सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है सब कुछ, लेकिन उसकी प्रमाणिकता क्या है? प्रमाणिकता के लिए हमको ऐसे मंच पर लोकजन के बीच में आना होगा। आप एक चीज़ देखते होंगे कि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आपकी जो पहली आइडेंटिटी होती है वो आपका कल्चर होता है, जो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि आप हैं कौन। आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आपका कल्चर। जब दुनिया के आप किसी भी मंच में होंगे तो आपका कल्चर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। और जब हमारा अपना कल्चर प्रबल नहीं होता है ना, तो हम आयातित संस्कृति का प्रयोग करने लगते हैं। और जब हम अपनी संस्कृति की जड़ें खो देंगे तो हम समृद्धि की ओर कभी नहीं हो सकते। जहाँ की संस्कृति समृद्ध होती है, वो देश, वो राष्ट्र, वो मोहल्ला, वो गली का नुक्कड़, वो जनपद, वो खुदा स्वतः ही समृद्धि की ओर चलता है। जहाँ की आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि की संवाहक है। तो हमको अपनी संस्कृति को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमको ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने। एक बूंद से याद आता है कि एक एक बूंद से भी घड़ा बरस जाता है। अगर हम एक एक ऐसे छोटे छोटे प्रयास करें तो हम अपनी जो नेटिव कल्चर है उसको हम सहेज सकते हैं। हम देखते थे पहले हमारे यहाँ श्रम गीत हुआ करते थे, संस्कार गीत हुआ करते थे। एक बहुत अच्छा गीत है हमारे उस तरफ गाया जाता है, सखी रे मेरी बकरी में अनो घनो हरीन रे दोपहरी बिनमा रोगी सखी। कौन जानता है इसके बारे में? इसका तात्पर्य ये है कि वो एक महिला जो मेहनत मजदूरी करके आ रही है और दोपहरी जो है सर पे है, वो कह रही है मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ लगा है, सखी रे आओ थोड़ी, तब तक हम बात करते हैं, थोड़ी दोपहरी कम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जहाँ तक थिएटर की बात है तो आपके यहाँ नकटोरा चलता है, हमारे यहाँ जुगिया चलता है, उसको बंगाल में कुछ और कहते हैं नाम, इस तरफ स्वांग आपका ये हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल में स्वरूप वही है। लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति बहुत अच्छे से सहेजा हुआ है। हमको भी ऐसे प्रयास करने चाहिए और ऐसे प्रयासों में इनके ऐसे अभिनव प्रयास निसंदेह उसको समृद्ध करेंगे। और मैं आपका और कीमती वक्त न लेते हुए आपको सीधे उसकी ओर ले चलता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो रचनात्मक कार्यों में इतने मग्न हैं, समर्पित हैं। और मनीषा को भी साधुवाद कि वो, और उसको इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि वो अपनी इस डेडिकेशन को, अपनी इस कला साधना को बरकरार रखें। और अंत में शुभम जी को, जो कि इसके लेखक, निर्देशक, और सबसे ज़्यादा मैं साधुवाद दूंगा दर्शकों को, क्योंकि नाटक की या किसी भी कला की अंतिम जो परिणति है वो है दर्शकों तक पहुंचना। यदि कोई भी कलाकृति अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचती तो वो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और आपके नाटक को इतने गुणी दर्शक मिले, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और बहुत इसको कहते हैं रंगमंचीय भाषा से परिपूर्ण वक्तव्य, पुराने पढ़ाई की थी एकदम से याद आने लगी। ये एक जो होता है ये हर राजा के साथ हमेशा लगा रहा है। इसीलिए शेक्सपियर के नाटकों में जो फूल कैरेक्टर होता है वो एक तरह से उसका चारण होता है जो प्रेजेंटेट कर रहा है कि उसने ये किया था वही बताता है आपकी दुनिया को, जैसे शिकार का जो आपने भी जिक्र किया। और ख़ास बात ये भी है कि जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की रचना के बाद पहला नाटक जो मंचित किया जाने लगा महेंद्र विजय, उसमें भी किसी युद्ध को दिखाया जा रहा था और उसी युद्ध में जो राक्षस थे वो थोड़ा कम दिखाए जाने लगे। तो तभी इंद्र ने अपने जिसको कहते हैं ध्वज के, इंद्र ध्वज की स्थापना की कि ताकि मनोवृत्तियाँ अलग, मनोवृत्तियाँ वाले लोग अलग रहें। इसीलिए इंद्र ने अपना ध्वज वहाँ लगाया। तो क्या और अच्छे से नाटक हो, शरीर बढ़िया रहे,
इसके लिए एड्स नियंत्रण सोसाइटी तो काम कर ही रही है, और मैं अनुज दीक्षित जी से अनुरोध करूँगा दो शब्द भी दो शब्द कह दीजिए। धन्यवाद है, आप शुभकामनाएं शुभम को दे दीजिए। सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने बुलाया मुझे। देखिए, जब सर बोलते हैं तो मेरा बोलने की इच्छा कम हो जाती है। क्यों यार, ये लाइट थोड़ा इधर को जो है हाउस की लाइट जला दो, क्योंकि मैं स्टेज का नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। हाउस की लाइट। हाँ, हम आपको देखें, आप हमें ना देखें, वो बेहतर है। तो मैं क्या कह रहा था कि जब सर बोलते हैं तो मेरी इच्छा कम हो जाती है बोलने की, क्योंकि इतने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं और हम तो रिमिक्स बोलते हैं, सब कुछ हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिला जुला के जोड़ गांठ के जो होता है मन में उसको परोस देते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देने के लिए बोला गया है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि हरदम रहती हैं शुभम के प्रति। और यहाँ पर एडवार्ड जी भी मौजूद है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कला से जुड़े हुए हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पहले प्रोटोटाइप भेजा था उन्होंने शुभम जी ने कि हम ये क्रिएटिव बनवा रहे हैं। हमने देखा कौन से गेस्ट हैं, हमें भी मुख्य अतिथि बना दिया। हमने कहा चलो ठीक है, हम तो हरदम मुख्य ही रहते हैं। तो हमने देखा तो मुझे लगा कि जो है यहाँ पर एक लोगों की विजुअल प्रेजेंस मिल रही है, जो है मनीषा जी। तो मैंने सबसे पहले, मैं तो तुरंत जो है नेट पे डाल के सर्च करता हूँ कौन है क्या है, तो मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया और जो कुछ नेट पे मिला देखा। तो शुभम से पूछा, मैंने कहा कि ये तो मतलब थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, प्लस जो है और भी एक्टिविटी मतलब अपना ये क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब चैनल और ये सब भी चलाती हैं। तो मैंने कहा बढ़िया है, और मैं इनसे कनेक्ट करूँगा आगे भी, क्योंकि हम भी कुछ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह बढ़ते रहें। और एक नई वेब सीरीज़ में हम आपको देखना चाहेंगे। पिछली वाली तो नहीं देखी थी मैंने, लेकिन आगे हम देखना चाहेंगे। रही बात, शुरुआत से चल रहा है एक बूंद फिर दो शब्द की बात आ गई, एक दो यही चल रहा है। एक एक बूंद से क्या बनता है, एक एक बूंद जोड़ के क्या बनता है, सागर बनता है। लेकिन क्या इंसान ने कभी सोचा है कि जिस सागर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, उस सागर को बनाने के लिए उस एक बूंद को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। एक बूंद कहाँ से, एक ड्रॉपलेट गिरता है जमीन पे लुढ़कते लुढ़कते, एक छोटी नदी से, नाले से, बड़ी नदी गंगा में, फिर गंगा सागर में, और मिलके वो बड़े सागर में एक रूप लेता है ना। लेकिन जब हम उसको पॉल्यूट करते, उसमें प्लास्टिक डालते, कचरा डालते, कूड़ा डालते हैं, तो वो एक बूंद सबसे पहले प्रभावित होती है, जिसकी मेहनत की वजह से आपको वो सागर दिख रहा है। तो एक बूंद का केवल विषय नहीं है, विषय है हमारे पूरे पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी आप लोग भी स्वस्थ रहोगे। पर्यावरण को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? सिर्फ एक और एक तरीके से, हम जो करते आए हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस में आ चुका है, उसको बंद करें, और जैसे हमारे आदिकाल में लोग रहते थे उनको सीखने की कोशिश करें कि कैसे वो लोग अपनी जीवनचर्या चलाते थे। हम अधिक से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं। जो भी हमारी दिनचर्या है पूरी तरह पॉलीथीन से भरी हुई है। हम जल, जंगल और ज़मीन से बहुत कोसों दूर जा चुके हैं। हम कुआं तालाब को पूजना बंद कर दिए हैं। पहले क्या होता था, कुआं तालाब पूजे जाते थे ना। कहीं गांव में कोई कार्यक्रम हुआ तो सबसे पहले कुआं की पूजा होती थी। अपनी ज़मीन की लोग पूजा करते थे। हाँ, जंगल देवी देवता का स्थान क्यों दिया गया पेड़ पौधों को? इसीलिए दिया गया कि उनकी पूजा करोगे तो भगवान को ही काट कैसे डालोगे। और पेड़ को लगाने से ज़्यादा बेहतर है उनको जियाना। एक पेड़ लगा दिया और उसको मौके से रोज पानी नहीं दिया तो पेड़ लगाने में क्या अर्थ रहा। मुख्यमंत्री जी मायावती शासन में भी 1 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चला, लेकिन उसमें से जिए कितने? 100, 250, कोई काउंटिंग नहीं है। क्योंकि लोग लगाते बहुत सारा है, लेकिन उनको जिंदा कहाँ रख पाते हैं।
तो हमें पेड़ को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अपनी जल, जंगल और जमीन से जुड़ने की जरूरत है। हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। खाद, यूरिया, पोटेशियम, नाइट्रेट क्या क्या नहीं डालते हैं। केवल खाद से पूरा जो जमीन थी उसको हमने तहस नहस कर दिया है, ऊसर तक में तब्दील कर दिया है। और ऊसर को बचाने के लिए फिर वो सफ़ेद वाला पाउडर डालते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे जीवन शैली से? हम रहते पक्के मकान में हैं, लेकिन हम जो हमारे वंशज मतलब पूर्वज हमारे रहते थे वो कच्चे मकान में रहते थे, और हमें लगता है वो हमसे ज़्यादा सुखी रहते थे। है वो लोग जो कहते हैं कि हमारे ज़माने में इतनी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, आज के ज़माने में सब बेकारी है, ऐसा नहीं है। आज का ज़माना भी आज के समय के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल्य और आदर्श पुराने ज़माने में स्थापित किए गए, जिनका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है, कम से कम उनको तो बनाए रखने की ज़रूरत है। अब जल, जंगल, जमीन के साथ तो साइंटिफिक रीज़न जुड़ा है ना, क्यों ना हम उनकी पूजा करें। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और मैं तो ये सोचता हूँ 50 लोगों को ये बता करके क्या फ़ायदा। 50 लोगों को बताने से कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तब है जब इस टॉपिक पर आप जो है आगे 50 लोगों के साथ बात करें जाके। कोई भी नाटक देखने को फ़ायदा क्या है? नाटक है, इसमें हास्य है, रोमांच है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता डांस ड्रामा भी हो, लेकिन नाटक का जो स्वार्थ है आपको सिखाने की कोशिश करता है। मूवीज जैसे आप लोग देखने जाते हैं तो कुछ मूवीज आपको सिखाती हैं, कुछ बरगलाती हैं, कुछ हिंसा सिखाती हैं, कुछ प्रेम सिखाती हैं, कोई कामुकता सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है। लेकिन नाटक जो है आपको हरदम संदेश देने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि हाउसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो संदेश देने के पीछे पड़ा रहता है और लोग सीखना चाहते नहीं, ज्ञान लेना नहीं चाहते, ज्ञान देने में विश्वास करते ना। अब हमको जैसे ज्ञान बढ़ाने के लिए बोला गया तो ज्ञान बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना हो तो बहुत टफ है ना। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को कसम खानी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए, जो कुछ भी बोले हमें अंगीकार करना चाहिए। हमें हमारे जो पूर्वजों ने हमें संस्कृति में, सभ्यता में जो कुछ सिखाया है, हम उसको बनाए रखें, बरकरार रखें, और भविष्य में बढ़ते रहें आधुनिकता के साथ। तो इसीलिए 2-4 शब्द थे मेरे टूटे फूटे, और मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आप लोग आते हैं, सभी का उत्साहवर्धन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये विधा मर रही है, आप लोग इसको पानी दें, पोसें, बढ़ाएं, और टिकट भी पे करा करें। मुझे लगता है सब लोग जो आएँ स्वैच्छिक रूप से टिकट अपना, कई रेस्टोरेंट्स वगैरह में अब ट्रेंड चला है ना कि आप अपने बिल को नहीं पे करोगे, पीछे वाले का बिल पे करोगे। तो वैसा कुछ ट्रेंड बनाइए, आप स्वेच्छा से जो है टिकट पे करा करें, तो मज़ा आएगा। फ्री की चीज़, जो मुफ्त की चीज़ होती है ना, उसमें मज़ा नहीं आता है। थैंक यू सो मच, आइए मज़ा लेते हैं। वास्तव में आपके लेखन में मज़ा ही दे दिया। एक बात आप कह रहे जो मुझे कहनी थी कि वास्तव में ऐसा करिएगा कि वो डोनेशन बॉक्स रखा है, टिकट नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी स्वेच्छा की जरूर परीक्षा वहाँ पर होती है। तो जो आपका मन हो आप उसमें डोनेट कर दीजिएगा, जो भी आपका मन हो। और जब अग्रिम में बधाइयाँ हो जाएं तो फिर उन बधाइयों को नियंत्रित करना और उनको स्थापित करने की भी जिम्मेदारी होती है। तो मनीषा जी को अग्रिम में बधाइयाँ हो गई हैं, तो इसलिए उसका मंचन भी ज़रूरी है। मनीषा विगत लगभग 1 दशक से रंगमंच में सक्रिय हैं, और ललित सिंह टोकरिया जी के साथ के सानिध्य में आपने वर्कशॉप से शुरुआत की थी अपनी। उसके बाद रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी सूर्यमोहन को स्टेज, सोनल कुमार थपलियाल जी, चित्रा मोहन जी, शुभदीप राह जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, और अब तक लगभग 70 से अधिक नाटकों में अभिनय किया आपने। 40 से ऊपर नाटकों में भूमिका की। उनके प्रमुख नाटक हैं जाति पूछो साधु की, मारे गए गुलफाम, ये वो ही है, गुलाब बाई, मच मच गाड़ी, बिन दीवारों के घर, और इनके द्वारा अभिनीत कुछ फिल्में हैं, सत्यमेव जयते, छतरी वाली, बनवारी की अम्मा आदि। इत्तेफाक से इन सब में मैं भी इत्तेफाक मुझे सारे दिन याद आता है।
इत्तेफाक है ये सभी में। हाँ, अजीब है क्या है। और सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज क्रस्ट, उसमें मैं नहीं इसमें बड़ा मैम की भूमिका आपने की थी जो बहुत सराही गई। इससे 4 सीजन ऑन एयर हो चुके हैं। भारतीय नाट्य अकेडमी रंगमंच की कलाकार भी रह चुकी हैं और इसके तहत करीब 25 नाटकों में आपने अभिनय किया है। मैं राजेश अहिरवार जी से और दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और मनीषा शुभम से अनुरोध करूंगा मनीषा को मंच पर लेकर आए और विद्वत सम्मान। निकल जाओ। जब कलाकार का अभिनय हो तो लगे कि इससे ज़्यादा आप लोग सम्मान से ही जुड़ा है, इसीलिए इतना परिचय बढ़ा जाता है। सम्मान वाले संदर्भ संस्था कर रही है, सही है। अब आप लोग चाहें तो अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। फोटो चाहो तो खींच लो इनकी सोलो, क्योंकि हो सकता है आगे फोटो खींचने को ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मौका है। अभी है। मनीषा 2 शब्द बोल दो। 2 शब्द। सभी को नमस्कार। रंगमंच करने का सिर्फ एक छोटा सा मोटिव है मेरे लिए, वो ये कि जितने गुरुओं से मैंने अपने अंदर सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को जन्म दिया जिन गुरुओं ने, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और वो रंगमंच के थ्रू ही होती है। मुझे नहीं लगता कोई और आर्ट फॉर्म ऐसा है जो हमारी ह्यूमन सेंसिटिविटी को जिंदा रखता है। तो इसीलिए रंगमंच करती हूँ और आशा है कि जब तक जिंदा हूँ रंगमंच तो ज़रूर करती है। थैंक यू। धन्यवाद मनीषा। और आइए अब चलते हैं एक बूंद की तरफ। और मेरे तीनों जो वक्ता थे उन्होंने सबने एक बात की कि मर्म समझने की। तो देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए सब भ्रम, रह जाए एक बूंद आपके सामने। अरे बेटा आजा, अरे बेटा आजा। अरे तेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि जब कभी भी नहाने जाएगा ना तो ये नहीं कि बाल्टी में पानी ले ले बाहर नहा ले, नल खुला छोड़ देगा। अरे नल बंद कर दे। अरे पिताजी, वो तो नल मैंने इसलिए खुला छोड़ दिया है क्योंकि मेरे बाद निम्मी को तो नहाने जाना ही है ना। अच्छा मैं चला, मुझे लेट हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, नहर का प्रोजेक्ट। नहर मैं निकला। आपको नहीं पता क्या? अरे जो हमारे गांव में नहर है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस पे ऑफिसेस, पार्क और आगे चल के मॉल वगैरह बनेंगे, जिससे गांव का विकास होगा। अरे पिताजी मैं भगवान, अरे सुन, अरे नहर तो काट के छोटा कर दोगे बेटा तो हमारे गांव को पानी कहां से मिलेगा? हे भगवान, क्या होगा अब इस गांव का?
तरह पानी बर्बाद करने पे तुल गई है। अरे बाबा, कपड़े धुलना और नहाना पानी बर्बादी है क्या? आप ही तो कहते हैं। बेटा नहाओ धो सब करो, लेकिन पानी भर के रख लो। वो अंदर पानी क्यों खुला हुआ है अंदर? कपड़े धुल ले ना बाबा। अरे तुम बिटिया पानी यहाँ धो रही हो, कहती कपड़ा की वहाँ। अरे वहाँ बंद करो जाके, चलो हाँ। उठाओ युवो, चलो अंदर, पहले पानी बंद करो चलते हो। कपड़े धुल लो बाबा तब। ना पहले चलो और पहले वहाँ नल बंद करो जाके। पिताजी हाँ चाय। चाहे बेटा तबीयत बहुत भारी है, मन नहीं हो रहा है। क्या तुम लाई हो तो हम पी लेते हैं। पिताजी वो आपसे ना कुछ कहना था। हमसे? जी बेटा क्या कहना बोलो। वो ये कह रहे थे कि गांव में जो अपने 5-6 कुएं हैं, हाँ उनमें से 3-4 कुएं पटवा देते हैं, उस पे दुकानें बनवा देते हैं। अब पिताजी आजकल महंगाई के ज़माने में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दुकानों से जो पैसा आएगा उससे घर खर्च में भी मदद हो जाया करेगी। बेटा अगर कुएं पटवा देंगे तो हमारे खेतों को पानी कहाँ से मिलेगा? अच्छा पिताजी वो एक और बात कहनी थी आपसे। वो हम लोग शहर जा रहे हैं निम्मी के पास। हाँ पिताजी, इन्होंने ठेकेदार से बात कर ली है, वो कुएं पाट के दुकानें बनवा देगा, आप बस देखते रहिएगा। बेटा तुम लोगों की मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन हाँ बताओ अभी तुम क्या कर रही थी कि शहर जा रही हो निम्मी के पास? ये सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, निम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? उसकी सहेली का फोन आया था पिताजी, इसीलिए जा रहे हैं। तो बेटा हम भी चले ना? नहीं पिताजी, आप जाएंगे तो फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? आप परेशान मत होइए, रसोइये से कह दिया वो आपका सारा काम कर देगा पिताजी। अच्छा पिताजी अब हम चलते हैं, देर हो रही है ना। ठीक है पिताजी। निम्मी, अरे वो निम्मी, निम्मी, अरे मम्मी पापा, आप लोग कैसे? बस बेटा तेरी तबीयत की बात सुनी तो रहा नहीं गया हम लोगों से। अरे तेरी सहेली का फोन आया था, कितनी दुखी हो गई है तू। अरे मम्मी घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे क्या हो गया बेटा तुझे? मम्मी यहाँ पानी बहुत ही गंदा आता है, इसीलिए थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है बस। अच्छा खैर परेशानी की कोई बात नहीं है, अब हम लोग आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा हाँ बेटा। वो अभी पानी वाला आएगा, उसको थोड़े पैसे दे देना। पैसे? पानी वाले को कैसे पैसे बेटा? हाँ मम्मी, यहाँ शहर में तो ऐसा ही होता है। यहाँ पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, इसीलिए जितने लोग भी शहर में रहते हैं सब लोग पानी खरीद कर ही पीते हैं। अच्छा अरे कोई बात नहीं बेटा, तू बस अपना कोर्स इस महीने पूरा कर ले,
फिर हम तुम्हें गांव लेके वापस चलेंगे। हाँ। वहाँ खूब पानी है, जितना मन चाहे उतना बर्बाद, और वहाँ तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है मम्मी पापा, जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा ही कीजिए। ठीक, चल। इधर लिखना। गीता जा 2 कप चाय बना देना। अरे पिताजी, वो मैं पूछ रहा था कि जो कुएं पटवाने का काम मैंने ठेकेदार को दिया था, वो आपने देखा कि नहीं? नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं देखा। क्यों? हमारे बस का नहीं। अरे पिताजी, अच्छा ठीक है, फिर मैं देख के आता हूँ। सारा काम खुद ही करना पड़ता है आज। पिताजी, हाँ बेटा, ये पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अब तुझसे क्या बताऊं बेटा, कितने दिनों से खेतों को हमारे पानी नहीं मिला, जिसके कारण हमारी सारी की सारी फसल सूख गई बेटा। तुम्हारे पास तो रुपया पैसा है ना, तो बेटा हम लोग कहीं और चल के रह लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, रुपया तो मेरे पास खूब है और खूब सारा सोना है। आप निश्चिंत रहिए। अरे गीता, हाँ जी। जरा वो बैग ले आना और मेरा झोला भी, और हमको दूसरे गांव चलना है। अच्छा, मगर क्यों? अरे पिताजी बता रहे हैं कि अपने गांव में कुछ सूखा उखा पड़ा है और हमारे पास पैसा है, हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। जब यहाँ दिक्कत दूर हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, और पिताजी का भी झोला ले आना। ठीक है ठीक है। पिताजी चलिए चलिए, आइए चलिए। हाँ बेटा, हाँ चलिए चलिए बेटा। पापा।
थोड़ा आराम, फिर चल देंगे। दादी, अब और नहीं चला जा रहा, बहुत थक गए हैं। हम लोग थोड़ी हिम्मत रखिए पिताजी, बस बस थोड़े ही आगे पानी है, पानी मिल जाएगा। चलिए चलिए चलिए। पापा बहुत प्यास लगी है पापा, आपके पास एक बोतल पानी है ना, थोड़ा सा दे दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे बाप से भी प्यास नहीं बर्दाश्त हो रही है। बेटा थोड़ा पानी पिला दे, थोड़ा पानी पिला दे बेटा, थोड़ा सा। नहीं नहीं, अरे ये एक बोतल पानी मैंने आगे के लिए बचा के रखा। बेटा, अभी नहीं, बेटा अभी नहीं। मैं बस एक घूंट पीऊंगा बेटा। हाँ पापा, मैं भी थोड़ा ही पीऊंगी। अरे बोला ना नहीं दूंगा, ये एक बोतल पानी अरे बड़ी मुश्किल से मैंने जुटा के रखा। अरे अभी दे देंगे तो आगे क्या पिएंगे? नहीं देगा, नहीं दूंगा। नहीं देगा तू ना, नहीं नहीं देगा। अरे बेटा, तू अपने बाप को पानी नहीं देगा। आज क्या दिन आ गए। अरे वो भी हमारे क्या दिन थे जब चारों तरफ घर में खुशी और मुशर्रत के हंगामे हुआ करते थे, परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अरे पानी की तो जैसे नदियां बहा करती थी। लेकिन आज तेरी इस पैसे की भूख ने हमें बर्बाद करके रख दिया। आज तो बेटा मेला जरूर चलेंगे, आज गंगा दशहरा है और जलेबी भी खाएंगे। और मैं बताऊं मैं क्या क्या खाऊंगी मेले में? बोल बोल को क्या खाएगी बोल। मैं जलेबी तो मैं खाऊंगी। मैं रसगुल्ला भी खाऊंगी। अच्छा? मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अच्छा? और मुझे मुझे लड्डू भी खाना है। बेसन वाला? और मुझे अरे मम्मी मुझे याद नहीं आ रहा। खट्टी मीठी इमली। इमली। मुझे भी खाना है। और बताऊं बुढ़िया बाल कौन खाएगा? मैं खाऊंगी और चल। कौन खाएगा? और बताओ वो जो मेले में इतना बड़ा सा झूला ना, ऐसे झूलता। वो बड़ा वाला। मैं झूलूंगी बाबा। मम्मी अच्छा। और अच्छा आप लोग को एक बात बताइए, आप पता है किसी को मेरी सवारी कहाँ होगी? कहाँ होगी? आपके कत्ते में। और ना बाबा, मैं ना वो मेले में ना जितने खिलौने हैं मैं इतने में सारे हाँ। और मैंने ना पिछली बार देखा था बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। हाँ मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए, बहुत ही सारी चूड़ियाँ पहनूंगी मैं। हाँ क्या हुआ बेटा? पापा मेरी पैर। हाँ क्या हुआ बेटा बता। देखी इसकी बदमाशी। मुझे बना दिया पापा को। भाई लड़की बहुत। ये सब तुम ही लोग जानो, मैं तो चली। अच्छा सारी नौटंकी अब यहीं करेगी कि मेले चलेगी? चलिए ना, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलिए पिताजी मेला चलेंगे अब हम लोग। मेला चलेंगे पापा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। निम्मी की सवारी भैया चल दी।
चलती मेले की ओर। पापा मम्मी बाबा की दुलारी है वो। सारे खिलौने खेलेगी, सारे झूले झूलेगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सब मरेंगे, सब, कोई नहीं बचेगा। तुम भी और तुम भी। सब सब अजय बेटा, अजय बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तूने हमारे गांव का आखिरी कुआं भी पटवा दिया। क्या? अरे ये पिताजी क्या कह रहे हैं? तुमने अपना वो पुश्तैनी कुआं भी बेच दिया? अरे बेटा, उसकी हम लोग पूजा किया करते थे। आखिर तूने क्यों किया? क्यों? अरे भाई, हमारी आस्था जुड़ी थी उस कुएं से। तो ये क्या, ये सारा कुआं वाला काम मैंने खुद के लिए किया क्या? अरे आप लोगों के लिए किया। अरे उस कुएं को बेच के मुझे इतना सारा रुपया, पैसा, सोना मिला। आज के जमाने में कुएं के बदले में कोई सोना देता है क्या? अरे पर मुझे मिला ना। अब वो आखिरी कुआं मैंने एक साहूकार को बेचा था, उसने उसको पटवा दिया, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो बेटा अजय, तू अब अपनी भूख प्यास की जगह सोना चांदी रुपया पैसा खा ले। पिताजी, पापा 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 क्या हुआ? पापा, क्या हुआ बेटा? वो बगल वाली ताई बता रही है। यहाँ मेरे पास आ, मेरे पास बैठ। बता बेटा, क्या हुआ बेटा? पापा, बैठ बेटा। वो बगल वाली ताई कह रही है कि गांव में सूखा पड़ रहा है और इसीलिए सारे लोग अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। और पापा पापा वो सब लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा गांव में, सब मारे जाएंगे, सब। पापा, सब लोग अपना अपना सामान लेकर गांव छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अरे जाने दे निम्मी, हमारे पास खूब सारा पैसा और सोना है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे डर है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है।
तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक पानी या मांस दोनों नहीं मिल जाते हमको। अरे वाह, तुम्हारे पास तो पानी भी है और मांस भी। ला, पानी दे दे हमको। नहीं नहीं, नहीं दूंगा। ला पानी, पानी ला। नहीं दूंगा। अरे दे दे हमको। नहीं तो अपनी लड़की भी भूल जा। अरे वाह, लाश, मजा आ गया। जाओ जाओ, इस लाश ने तुम लोगों की जिंदगी बख्श दी। जाओ जाओ, एक भी मोटी नहीं लेंगे, एक भी। ये मेरा शिकार है, मेरा। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मन तो करता है इस बुढ़े साले को मार डालूं। साले तेरा वजह से पानी मिला मैं। छोड़ो पिताजी को। अरे बहू, मार दे। अरे मार मुझे, मार दे। अरे हम जानते हैं कि हमें मरना तो एक दिन है, लेकिन दिल घुट कर मरने से तो अच्छा है बेटा। एक बार में मार दे हमें। लेकिन एक बात सुन, मैं अपनी आंखों के सामने तुम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा पिताजी। अरे क्या शांत हो जाए बेटा, कुछ कैसे नहीं होगा। ये बता, पानी कहाँ मिलेगा? सब तो खत्म हो गया। नहीं पिताजी, थोड़ा और आगे चलते हैं। पानी और खाना कहाँ मिलेगा? सब मिल जाएगा पिताजी। कहाँ मिलेगा बेटा? परेशान मत होइए। कहाँ मिलेगा बता। अरे बेटा माफ कर दी। प्यार के चक्कर में मैं अपना आपा खो बैठा हूँ। पानी मिलेगा, कहाँ मिलेगा बेटा? हाँ बाबा, पापा सही कह रहे हैं। हम लोग हिम्मत रखते हैं और आगे चलते हैं। चलिए। चलो। जाएंगे, सबको खा जाएंगे, जो मिलेगा सब कुछ। अब कोई नहीं बचेगा, सबका शिकार करेंगे हम, क्योंकि हम हैं आदमखोर। आदमखोर। ना जाने कितने लोगों को हमने शिकार बनाया, कोई इस गांव का तो कोई दूसरे गांव का। हम
की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न जाने हमें इतनी भूख और प्यास कैसे लग रही है। ऐसा लगता है पेट अभी भी खाली है। कब हमारी पूरी भूख शांत होगी? कब? शायद अभी और समय है। कोई और है जिसका शिकार करना अभी बाकी रह गया है। कौन है वो? कहाँ है वो? ये देखना होगा। तब तक क्या करें? चलो कहीं आगे चलते हैं। शायद कोई मिल जाए, कोई नया शिकार जिससे हम दोनों की भूख प्यास शांत हो जाए। चलो चलो। सुनिए जी, हम और नहीं चला जा रहा। ना जाने कितने दिनों से बिना कुछ खाए पिए बस चलते ही जा रहे हैं। मम्मी और पिताजी भी बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम जल्दी। ठीक ठीक, आप लोग आराम कर लीजिए, लेकिन कोई सोएगा नहीं। इस बीहड़ में बहुत खतरा है। कोई लोग सोएगा नहीं। आराम करके हम आगे चल रहे हैं। आगे ठीक है। पानी लेके जाना है। हाँ। पापा। हाँ बेटा। हाँ। हाँ हाँ। बहुत प्यास लगी है पापा। कहीं से थोड़ा पानी मिल जाएगा मुझे। हाँ बेटा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना। पानी मिलेगा, सबसे पहले तुझे ही पिलाऊंगा। थोड़ा सा मुझे भी बेटा। हाँ हाँ बेटा बोलो। भूख भी बहुत लगी। खाने को मिल जाता। बेटा लिया खाना और पानी सबसे पहले तुझे ही दे। बहुत लगी है। कैसे?
मेरा लालच, ये मेरा पैसे और सोने का लालच मुझे इस दिशा में ले, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को खाना पानी कहाँ से ले आऊं, कहाँ से ले आऊं? कुछ करना होगा। हाँ, अब मैं ऐसे नहीं मरूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, नहीं मरूंगा मैं, पर कैसे? पिताजी, आगे पानी है पिताजी। हाँ, मैं गया था, वहाँ आगे पानी है, चलिए पानी लेके यहाँ ये लोग अकेले में सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, ये लोग सुरक्षित रहेंगे पिताजी। आइए, हाँ हाँ, आइए, कहाँ पानी, आगे है पानी, गीता, हाँ हम लोग जा रहे हैं, पानी लेके आएंगे, पानी। कहाँ बेटा थोड़ा चलते। हाँ हाँ, चलिए पिताजी, आगे 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 पानी। बेटा दीदी, हाँ बेटा जगती रहना, जब तक जगते रहेंगे तभी तक जिंदा रह पाएंगे बेटा। जगती रहना, ठीक है। हाँ थोड़ा पानी, हाँ परेशान मत हो बेटा, फिर पापा और दादा गए हैं, पानी और खाना ले लो बेटा। आते ही होंगे, तो आराम करिए बेटा, आराम करिए, मैं जग रही हूँ। पिताजी कहाँ है? नहीं आए, नहीं आए वो। नहीं आए? अरे तुम तो उन्हें अपने साथ ले गए थे ना? ये तुम्हारे कपड़ों में खून कैसा? पिताजी कहाँ है? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलते? पिताजी कहाँ है? अरे वो रास्ते में मैं आदमखोर मिल गया था। हाँ, वो उससे हमारी लड़ाई हो गई। देखो कितना घायल कर दिया मुझे। ये सारा खून उसी का है। हाँ हाँ, उसी का, उसी का। पिताजी कहाँ रह गए? उनको वहीं छोड़ा है। तुमको तो पता है ना, वो आदमखोर किसी को नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई नया शिकार न मिल जाए। मैं पिताजी को वहीं छोड़ा और मैं अपनी जान बचा के भागा। पिताजी को वहाँ छोड़ा है? अरे तो एक बुजुर्ग है, अरे उस आदमखोर का
अरे तो क्या मैं खुद मर जाता है? मैं तुम लोगों के लिए जिंदा रहना चाहता था, हाँ, इसलिए छोड़ के आ गया पिताजी को। ये तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? अरे ये तुम्हारे झोले में, अरे दिखाओ तो मुझे, अरे क्या है इसमें? याद है पिताजी, मार दिया, मार दिया मैंने पिताजी को। उनका कलेजा निकाल के उनके रक्त से अपनी बुझा ली। उनका गोद से अपनी भूख मिटा दिया। तुम्हारे लिए मिलिया, ले खा ले, प्यास बुझ जाएगी, खा ले, ले लो। आदमी नहीं, जानवर बन गए तुम। भूख और प्यास ने तुम्हें इतना बेबस कर दिया कि तुम ये भी भूल गए कि वो तुम्हारे अपने पिताजी हैं। इंसान से तुम आदम कौन बन गए तुम। तुम्हें अपना पति कहने शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है। अरे तुमने ये सब सिर्फ अपने भूख और प्यास बुझाने के लिए किया। हाँ? अरे बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? प्यास प्यास लो, हम लोगों को भी मार के खा लो। हाँ खा लो, लो आओ ना। अरे दूर क्यों जा रहे हो? खा लो हमें। अपने बीवी बच्चों को नहीं मारूंगा। जब अपने ही पिताजी को मार के खा गए तो हम लोग क्या है? मार दो हमें, मार दो हमें। मम्मी क्या पापा हमें भी
क्या करता? मैं ऐसा नहीं था। भूख और इस प्यास ने मुझे आधा कौन बना दिया। मैं भूल गया कि वो मेरे ही पिताजी हैं, जिन्होंने बचपन में मुझे झूला झुलाया, अपने कंधों पर बैठा के रात में लोरियां सुनाए। हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। पर एक बूंद की कीमत के चक्कर में मैंने अपने ही पिताजी को मार डाला। मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं शायद, पर शायद तुम लोगों के लिए जिंदा हूँ। क्या करता, मैं बहुत मजबूर था, बहुत मजबूर था। मैं तो अपने ही पिता का रक्त पी के आया हूँ। मैं तुझसे बड़ा आदमखोर हूँ। माँ की तेरी बोटी नोचूंगा। हमें मारेगा? हमें ले गीता, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें मारना है। गीता, छोड़ दो मुझे, गीता, काल्पनिक जरूर है ये नाटक, लेकिन संदेश एक आने वाली बहुत बड़ी हकीकत की तरफ जरूर है, ध्यान रखिएगा। अजय अभिषेक पांडे, लाइट जला स्टेज पे लाइट जला। अजय अभिषेक पांडे, गीता स्वाति श्रीवास्तव, नीलू स्वाति मिश्रा, लाली प्रीति श्रीवास्तव, बाबा शक्ति मिश्रा, शक्ति भाई, और आदमखोर अनमोल सिंह, शगुन सिंह। और जिन्होंने इस नाटक में और सहयोग किया,
प्रकाश परिकल्पना और संचालन मनीष कथा, प्रस्तुति नियंत्रक शिवा पांडे, संगीत परिकल्पना और संचालन संजय त्रिपाठी, मुख्य सज्जा स्वाति श्रीवास्तव, मंच निर्माण स्वाति मिश्रा, वेशभूषा रीति श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, प्रभाती अनमोल सिंह, अभिषेक पांडे, पूर्वाभ्यास प्रभारी राजीव पांडे जी और विभिता पांडे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एंकर वेद, प्रस्तुति सहायक नमिता सिंह, संरक्षक रजनी पांडे जी और अर्पित पांडे, सहायक निर्देशक स्वाति श्रीवास्तव और इसका लेखन परिकल्पना और निर्देशन शुभम पांडे ने। मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि दो शब्द आप अगर कहना चाहें तो नमिता है आपका, और मंच पे आ जाए थोड़ा सा फोटोग्राफ्स वगैरह भी हो जाएंगे आपके साथ। अनुज जी आप राजेश जी दो शब्द भी अगर कहें तो। वैसे नाटक ने अपने आप में सब कुछ कह दिया है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं, पर फिर भी जो इस कथानक के चरित्र थे उन चरित्रों के चित्रांकन में सबसे उम्दा अभिनय उनका था वो बाबा का था। पूरा न्याय किया सभी कलाकारों ने बेहद उम्दा अभिनय किया है अपने अपने चरित्रों के साथ, लेकिन बाबा ने जो अपने चरित्र को जीवंत कर दिया वो अविस्मरणीय है। मतलब वो कहते हैं कभी कभी अभिनेता किसी पटकथा में जान डाल देता है, आप देख सकते हैं। मतलब इस नाटक में उन्होंने जान फूकने का काम किया है, और जो इस कथानक का संदेश है उस संदेश देने में तो ये नाटक सक्षम है ही। बाकी आप दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाटक अपने आप में अपनी बात कहने में स्वतः ही सक्षम है, और नाटक सबसे पहला वो माध्यम है जो अपनी बात दर्शकों तक बहुत सहज सरल तरीके से पहुंचाने में सबसे पावरफुल मीडियम है। और ये तो बात सर्वविदित है, हमारे नाट्यशास्त्र में भी लिखित है कि इस संसार में जो दुनिया का सबसे पहला ऑडियो विजुअल मीडियम था वो नाटक, और पहले हम संदेश पहुंचाने के लिए नाटकों का लगातार प्रयोग किया जाता रहा। पर आपने जो इसमें एक डायन वाला चित्रण देखा, मुझे विलियम शेक्सपियर की नाटक की याद आ गई। नाम याद है, मुझे बोलिए से लौट रहा होता है मैं, और वो उसमें 3 होती है, हमारे इस नाटक में 2 थे। तो ये उसका भारतीय गाँव कह सकते हो, उसका तो नहीं, लेकिन मतलब मुझे याद आ गया जब मैं मुझे थिएटर का शौक एक्चुअली ऐसे लगा कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, और ड्रामा को ड्रामा के तरीके से पहली बार पढ़ा, और फिर ऐसी शिद्दत हुई कि फिर मैंने थिएटर से मास्टर किया, थिएटर से पीएचडी की, मैंने थिएटर में यूजीसी नेट किया, यूजीसी जेआरएफ हुआ, फिर यूजीसी एसआरएफ हुआ, फिर हिंदुस्तान में जो होता है वो सब हुआ, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म मेकिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। और 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो नाटकों से बड़ा बचपन का एक लगाव है, और वो लगाव यहाँ तक ले आया, ये मैंने कभी सोचा नहीं, और आज आपसे मिल के तो मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और इस नाटक के निर्देशक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने अंतिम प्रयासों से अपनी संकल्पना
कल्पना को साकार किया। मुझे इनके और कई प्रयास बहुत अच्छे लगे, जैसे हमारे इस लखनऊ के और हमारे प्रदेश के जो प्रतिष्ठित नाटककार हैं उनसे उन्होंने राय की, उनको सोशल मीडिया पर डाला और लोगों से आह्वान किया कि प्लीज़ आइएगा। वो प्रयास बहुत उम्दा हैं, कोशिश की मैं कद्र करता हूँ। बाकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने देखा और सर हमारे बीच मौजूद रहे। सर का जो पूरा एक नाटक से जुड़ाव रहा है, जुड़ाव क्या रहा है, सर ने विशेष इसमें डिग्री ली है, तो इनके सामने ही मंचन करना मुझे लग रहा है ये सब सुनने के बाद, और पहले से भी जानता था, कुछ चीज़ें और पता चली, तो ये कहने का मतलब है मेरा टेस्ट ही चल रहा था इनके सामने। तो ये सब कुछ विधिवत पढ़ के वो सारी चीज़ें सर करके आए हैं, और सबसे अच्छी बात है सहयोग करने के लिए सर बराबर हमारे साथ खड़े रहे। जब सर से हमारा संपर्क हुआ तो बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि कई अधिकारियों से क्या होता है कि आप टाइम लें और वो मिलना नहीं चाहते कलाकारों से। भाई कलाकारों के कई विभाग हैं, लेकिन कलाकार ही क्या मिलने से डरता है अधिकारियों से कि नहीं पता नहीं क्या कह दें, पता नहीं क्या कह दें, क्या पूछ लें, है ना। लेकिन सर के साथ ये है, मैंने देखा जब से मैं जुड़ा हूँ कि इनके विभाग में आप जाइए, भले ही आप किसी से मिले ना मिले, अगर इनसे मिलने आप गए और ये मौजूद है वहाँ पर, तो आपको चाहे ये जानते हो ना जानते हो, सिर्फ इतना परिचय आप अपना दे दें कि आप कलाकार हैं और किसी विधा को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, बस उतना ही काफ़ी है। उतनी ही समझ लीजिए वही सोर्स है आपका कि आप कलाकार हैं, उसके अलावा आपको सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपके सारे दर्द वो ऐसे समझ लेंगे कि आपकी क्या दर्द है, क्या दुविधा, और उनके यहाँ अगर कोई योजना चल रही है, किसी प्रकार से कुछ कलाकार का प्रोत्साहन हो सकता है, तो बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। और ये काफ़ी लंबे समय से मैं पहले तो सुन रहा था इनके बारे में, और अब की मौका मिला इनसे जुड़ने का, तो काफ़ी समय से इनसे इधर में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने खुद भी यही देखा कि कोई भी कलाकार हो, लोक विधा के कलाकार पे तो सर मतलब समझ लीजिए स्पेशल अट्रैक्शन है। लोक विधा को जो संजोते हैं, चाहे नौटंकी हो, चाहे गायन हो, आला बिल्ला कुछ हो, लोक विधा के जो संरक्षण के काम करते हैं कलाकार, उनका खुद समझ लीजिए ढूंढते हैं। तो ये है सर की बात। ऐसे ही अनुज दीक्षित सर कि नौटंकी टुक्कड़ उनके यहाँ स्पेशल स्पेसिफिक उसको लेकर HIV एड्स पे जागरूक किया जाता है, तो उनका भी यही फोकस है कि कलाकारों का हित हम कैसे कर दें, कैसे कलाकारों का प्रोत्साहन हो, कैसे कलाकार के माध्यम से हमारी बात वहाँ कन्वे हो जाए। और मनीषा जी को तो आप सभी जानते होंगे, लगातार इधर YouTube पे की एक सीरीज़ बड़ी फेमस हुई, UPSC गर्ल करके कुछ, वो फेमस हुई। उसके बाद क्रश सीरीज़ है, लगातार ये फिल्मों में काम कर रही है, वेब सीरीज़ में काम कर रही हैं, और मेरा भी सौभाग्य रहा इनके साथ, मैंने भी काम किया। और सबसे अच्छी बात है, मेरे एक अनुरोध पे सब लोग कि नाट्य प्रोत्साहन के लिए हाजिर हुए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सिर्फ अनुरोध था, लेकिन उससे ज़्यादा इनिशिएटिव इन सब ने दिखाया, सर ने और मैम ने, सब ने मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कहना कुछ नहीं है, बस आखिरी में ही कहना है, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।